नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा पर। आज से हम लोग स्कूल व्याख्याता 2021 कॉमर्स के रिगार्डिंग डेली की एक क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने जितने भी साथी लोग हैं जो फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है उसकी और कॉमर्स नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाला है। और जो AVVNL JVVNL यानी पांचों बिजली कंपनियों में बहुत जल्द अकाउंटेंट की भर्ती भी आने वाली है, उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती आने वाली है उसके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा। तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि हम इसका लाभ सभी तक पहुंचा सकें। डेली हमारी क्लास रहेगी, आपको शेड्यूल एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो हम लोग जो पहला टॉपिक, पहली बुक हम कह सकते हैं व्यवसाय अध्ययन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और डेली का एक वीडियो रहेगा, उसमें हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस में करवा रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। चलिए, हमारा जो आज का पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नेम है दोस्तों व्यावसायिक संगठन का स्वरूप। ये हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल का हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं पहले, जिसमें 55 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर। और इन नोट्स को आप अपनी नोटबुक में भी बनाते चले ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के बारे में। दोस्तों, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप को मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो व्यावसायिक संगठन होते हैं, एक होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और एक होते हैं प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र के संगठन होते हैं। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के जो संगठन होंगे उसको हम लोग मुख्य रूप से अगेन दो भागों में बांट सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की जो ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसमें आते हैं निगमित और गैर निगमित। कौन सा होंगे? निगमित और गैर निगमित होंगे। ये निर्गमित लिखा हुआ गलत है, ये थोड़ा निगमित और गैर निगमित होंगे। यानी इंग्लिश में इसे अपन कहें तो कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेशन एंटरप्राइजेस होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उसमें निगमित के अंदर कौन कौन से आएंगे? इसमें कुछ आते हैं सार्वजनिक निगम, पब्लिक कॉरपोरेशंस, जैसे लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सारे सार्वजनिक निगम हैं, पब्लिक कॉरपोरेशन, LIC, FCI। सरकारी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है जैसे AVVNL, JVVNL, ये गवर्नमेंट कंपनीज हैं। BSNL, ये सारी सरकारी कंपनीज हैं। मिश्रित निगम, मिक्स्ड कॉरपोरेशंस, जो मिक्स होते हैं पब्लिक और प्राइवेट का, वो भी निगमित क्षेत्र के, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां या सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान माने जाते हैं। जैसे सरकारी कंपनी क्या होगी? तो जहाँ पर 51% शेयर कैपिटल केंद्र या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों मिलकर अपने पास रखती है तो उसे हम सरकारी कंपनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए निगमित क्षेत्र। उसके बाद गैर निगमित, नॉन कॉरपोरेशन, नॉन इनकॉर्पोरेशन जो सेक्टर की कंपनीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं, ये तो हो गया इनकॉर्पोरेशन और ये हो गया नॉन इनकॉर्पोरेशन। इसमें आगे आएंगे हमारे विभागीय उपक्रम जो होते हैं, डिपार्टमेंटल सेक्टर्स होते हैं, वो सारे इसमें आते हैं। जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, है ना, ये सारे इसके पार्ट होते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा हम लोग बात करें निजी क्षेत्र के बारे में, तो अब निजी क्षेत्र को भी हम लोग दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। निजी क्षेत्र एक होता है निगमित और एक होता है अनिगमित या गैर निगमित। निगमित क्षेत्र निजी क्षेत्र का पार्ट है, निगमित और गैर निगमित या अनिगमित। निगमित क्षेत्र और गैर निगमित में मुख्य जो अंतर है, निगमित क्षेत्र की जो संस्थाएं हैं निजी क्षेत्र के अंदर
उनमें पृथक अस्तित्व पाया जाता है, यानी संस्था अलग होगी, उनके मेंबर्स अलग होंगे, पृथक अस्तित्व यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, अब निजी क्षेत्र के अंदर निगमित जो संस्थान होते हैं उसमें एक आता है संयुक्त पूंजी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी को हम बोल सकते हैं। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी से कहा जाता है संयुक्त पूंजी कंपनी। और दूसरा आते हैं सहकारी उपक्रम, एनजीओ जिसे कहा जाता है। जो संयुक्त पूंजी कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो भी दो तरह की होती है, सार्वजनिक सीमित कंपनी और निजी सीमित कंपनी। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और जो गैर नियमित क्षेत्र हैं उसके भी हम लोग दो पार्ट देख सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व, साझेदारी, और संयुक्त हिंदू परिवार और संयुक्त साहस। ये सारे क्या हैं, गैर नियमित क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं पृथक अस्तित्व नहीं होता है। एकल स्वामित्व जो संस्थान होते हैं जहाँ पर ओनर एक ही होता है, उसमें भी पृथक अस्तित्व नहीं पाया जाता है। साझेदारी में भी पृथक अस्तित्व नहीं होता है। संयुक्त हिंदू परिवार, HUF, इसमें भी पृथक अस्तित्व नहीं होता। और संयुक्त साहस, जॉइंट वेंचर, इसमें भी पृथक अस्तित्व नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है, निगमित क्षेत्र के उपक्रमों में सदस्यों के दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित रहते हैं। जो निगमित क्षेत्र हैं उनमें सदस्यों के दायित्व कहाँ तक सीमित होंगे, जो सदस्य पूंजी लगाते हैं वहीं तक उनके दायित्व सीमित होते हैं। और गैर निगमित उपक्रम जो होंगे उसमें सदस्यों के दायित्व असीमित होते हैं। अगली डेफिनेशन है, अरस्तु दार्शनिक था, बहुत फेमस। उसके अनुसार व्यावसायिक संगठन का स्वरूप इसके बाहरी अस्तित्व का निर्धारण करता है तथा अन्य पक्षकार इस अस्तित्व को देखकर इसकी पहचान करते हैं। व्यावसायिक संगठन का स्वरूप जो है वो केवल इसके बाहरी अस्तित्व का निर्धारण करते हैं और दूसरे पक्षकार इस अस्तित्व को देखकर ही इसकी पहचान करते हैं कि ये संस्थान निगमित क्षेत्र है या गैर निगमित क्षेत्र है। ये अरस्तु का स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब हम वन बाय वन जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा एकल स्वामित्व। सॉरी, एकल स्वामित्व, इंग्लिश में इसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। दोस्तों, एकल स्वामित्व उस व्यवसाय को कहते हैं जिसका स्वामित्व, प्रबंधन एवं नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। ठीक है, यहाँ पर जो नियंत्रण होगा, स्वामित्व होगा, प्रबंधन होगा, सब एक ही व्यक्ति के हाथ में होगा, उसे हम लोग एकल स्वामित्व का नाम देते हैं। एकल स्वामित्व में एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है। एकल स्वामित्व में संपूर्ण लाभ एक ही व्यक्ति को प्राप्त होता है तथा एक ही व्यक्ति हानि के लिए भी उत्तरदायी होता है। पूंजी भी अकेला व्यक्ति लगाएगा, लाभ भी अकेला व्यक्ति लेगा, तो हानि भी वो अकेला व्यक्ति ही वहन करेगा। यह स्वरूप विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रचलन में है जिनमें व्यक्तिगत सेवाएं जैसे ब्यूटी पार्लर, सैलून, फुटकर दुकानें आदि, तो उन क्षेत्रों में ये ज़्यादा प्रचलन में होता है। ठीक है, उसे हम एकल स्वामित्व बोलते हैं। इस टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन बनता है, आप पुराने पेपर्स उठा के देखिए। मैं पुराने पेपर्स भी एक दिन आपकी क्लास लेके आऊँगा, उसमें सारे पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे। अभी तक 3 पेपर हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं, 2011, 15 और 18। तो तीनों पेपर्स को हम लोग सब्जेक्ट वाइज उनके क्वेश्चंस को डिवाइड करके हम इसको डिस्कस करेंगे। अब इसके हम लोग विशेषताएं या इसके लक्षण हम लोग देखने वाले हैं। एकल स्वामित्व के लक्षण या विशेषताएं क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से एकल स्वामित्व की विशेषता नहीं है या निम्न में से एकल स्वामित्व की विशेषता है। सबसे पहले निर्माण एवं समापन आसान या सरल होता है। सेकंड, असीमित दायित्व होता है। दोस्तों, यहाँ पर दायित्व जो रहेगा वो असीमित रहेगा। तीसरी विशेषता, अविभाजित जोखिम पाई जाती है, यानी कि जोखिम का विभाजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अकेला व्यक्ति है तो जोखिम को विभाजित नहीं करेगा। फोर्थ पॉइंट है, एकल स्वामी लाभ प्राप्त करता, जोखिम वहन करता होता है, बिकॉज अकेला व्यक्ति है तो वही लाभ प्राप्त करेगा और वही जोखिम को वहन करेगा। पांचवी विशेषता, व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण होता है। छठी विशेषता, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं पाया जाता है, यानी कि इसमें संस्थान और व्यक्ति अलग अलग नहीं माने जाते हैं, पृथक या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। गोपनीयता बनी रहती है, क्योंकि अकेला व्यक्ति है, इसे अपनी बुक्स को भी प्रेजेंट नहीं करना पड़ता, सरकार के सामने लेखा पुस्तक रखना अनिवार्य नहीं होता है, तो इस वजह से इसकी गोपनीयता बनी रहती है। सरकारी नियमों का अभाव, इसमें किसी प्रकार का कोई सरकारी नियम नहीं है। मुझे अगर कोई फुटकर दुकान लगानी है तो किसी बिना परमिशन के मैं वो दुकान लगा सकता हूँ। व्यवसाय के चुनाव की स्वतंत्रता, में कौन सा बिजनेस करूँ मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ, मुझे किसी से पूछने की मुझे किसी से पूछने या उसे डिस्कस करने की या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
व्यवसाय निरंतरता का अभाव होता है। हाँ, ये एक इसका दोष कह सकते हैं हम लोग कि इसमें व्यवसाय की निरंतरता का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अकेला व्यक्ति है, अगर उसे कुछ हो गया तो फिर उसके बाद उस व्यवसाय को कौन संभालेगा? क्योंकि ओनर तो वो अकेला ही है। अगर उसके फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं तो वो संभाल सकते हैं, तो वो एचयूएफ की कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को अगर कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, तो उसके बाद उस बिज़नेस को आगे नहीं चलाया जा सकता है। और एकाकी प्रबंधन, यानी कि प्रबंधन भी कौन करेगा? अकेला व्यक्ति करेगा। तो ये सारी दोस्तों क्या थी, इनकी विशेषताएं थी। आप अपनी नोटबुक में इनके नोट्स साथ साथ बनाते चले, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने में प्रॉब्लम ना हो, और अपने नोट्स से आप रिवीजन कर सकते हैं। और बार बार आप वीडियो भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट्स साथ में रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। अब एकल स्वामित्व के लाभ क्या है? तो सबसे पहला लाभ है दोस्तों शीघ्र निर्णय। हम लोग को कोई भी डिसीजन लेना है तो किसी से डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट मुझे कुछ भी निर्णय लेना है कि मुझे ये बिज़नेस करना है, बढ़ाना है, कम करना है, तो मैं खुद निर्णय ले सकता हूँ। तो निर्णय लेने में देरी नहीं होती है। सूचना की गोपनीयता बनी रहती है, क्योंकि हमें लेखा पुस्तकों का प्रस्तुतिकरण सरकार के समक्ष या अन्य व्यक्तियों के समक्ष नहीं करना होता है, तो सूचनाएं जो होती है हमारी गोपनीय रहती है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहन। अकेला लाभ का अधिकारी होगा तो वो सोचेगा कि मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो उसे लाभ अर्जित करने का एक प्रोत्साहन मिलता है, तो वो बिज़नेस को मन लगा के काम करेगा। ठीक है। उसके बाद उपलब्धि का एहसास या आत्मसंतोष, यानी अगर कुछ भी अचीव करेगा तो खुद को सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आत्मसंतोष होगा। अगर दो जने भी हैं और बिज़नेस कर रहे हो तो फिर उनमें वो थोड़ा सा शेयर हो जाता है। लेकिन अकेला व्यक्ति है तो कोई भी उपलब्धि अगर वो एहसास करेगा तो उसे आत्मसंतोष होगा और उपलब्धि का खुद को एहसास होगा। स्थापित करने एवं बंद करने में आसानी, क्योंकि ना तो स्थापना के लिए कोई नियम है, ना बंद करने के लिए इसके कोई नियम है, तो आसानी से हम स्थापित कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, और आसानी से हम बंद भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत निर्णय लेने में स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति अपना स्वयं का बिजनेस है, एकल व्यापारी है वो, तो व्यक्तिगत निर्णय ले सकता है। और ऐसे व्यवसाय को प्रारंभ करने में लागत भी कम लगती है, आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है, और समय की भी बचत होती है, क्योंकि इसमें निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होती है। स्थापना आसानी से हो जाती है, बंद भी आसान से हो जाता है, तो समय की इसमें बचत होती है। ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं दोष या हानियों पर। इसकी क्या दोष या सीमाएं हैं, या क्या हानियां हैं, क्या कमियां हैं? तो इसमें पहली जो सबसे बड़ी समस्या है, सीमित संसाधन। अगर हम इसमें बड़े लेवल पर बिजनेस करना चाहें तो पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि पूंजी जो है वो अकेला व्यक्ति लगाता है, और अकेले व्यक्ति के पास इतनी पूंजी नहीं होगी कि वो बड़े लेवल पर इस बिज़नेस को कर सके। इस वजह से इसमें संसाधन जो होते हैं सीमित होते हैं। दूसरी बात हम देखें तो अस्थायी या सीमित जीवन काल। इसका जीवन काल सीमित ही होगा, क्योंकि अकेला व्यक्ति है। हमने ऊपर विशेषता में देखा था कि अकेला व्यक्ति है तो उसका जीवन काल अस्थायी होगा, क्योंकि उस व्यक्ति को अगर कुछ हो गया, अपाहिज हो गया या एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसी स्थिति में फिर वो एक सीमित समय के लिए ही बिजनेस चल सकता है। इसमें सबसे बड़ी कमी है कि इसके जो मेंबर होगा इसका दायित्व असीमित होगा, यानी कि व्यवसाय को अलग नहीं माना जाता है, पृथक अस्तित्व होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसमें व्यवसाय जो है उसके स्वामी और व्यवसाय को अलग अलग माना गया है, तो अलग अलग नहीं माना जाता है। इस वजह से उसका जो दायित्व होगा असीमित दायित्व होगा। और सीमित प्रबंध योग्यता, क्योंकि अकेले व्यक्ति के पास सारी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, तो प्रबंधन की जो योग्यता है वो सीमित होती है। तो ये मुख्य रूप से चार इसकी सीमाएं, दोष या कमियां या हानियां हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ ही हमारा जो पहला टॉपिक था एकल स्वामित्व वो कंप्लीट होता है। दोस्तों इसके बाद अगला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप, साझेदारी। साझेदारी के बारे में हम लोग देखें तो सबसे पहले भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 बना हुआ है, और जो ये लागू हुआ 1 अक्टूबर 1932 को संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, लेकिन उस टाइम पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ था पूरे देश के अंदर। अब हम बात करते हैं कि साझेदारी की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। तो हमने जो एकल स्वामित्व देखा उसकी जो भी कमियां थी या उसके दोष थे, उन कमियों को दूर करने के लिए नया जो विकल्प ऑप्शन खुला वो था साझेदारी। एकल स्वामित्व के व्यापारिक विस्तार के वित्तीयन एवं प्रबंधन संबंधित निहित दोष के कारण साझेदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अब हम इसकी परिभाषा देखें तो इसकी जो परिभाषा दी गई है दोस्तों ध्यान रखना, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अंदर इसकी परिभाषा दी गई है। तो आपको सेक्शन भी ये पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में प्रश्न पूछा जा सकता है कि साझेदारी की परिभाषा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा में दी गई है, और धारा के ऑप्शन से देंगे आपको।
तो यह उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध हैं जो अनुबंध के लिए जिनके द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक साझेदार द्वारा संचालित लाभ को वे आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। तो साझेदारी क्या है? उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो अनुबंध के लिए जिनके द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक साझेदार द्वारा संचालित लाभ को वे आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। यानी कि साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में ये कहा गया है कि साझेदारी व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो एक अनुबंध के द्वारा एक ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसका संचालन या तो सभी करेंगे या उनमें से कोई उनका एक प्रतिनिधि होगा जो करेगा, और उससे होने वाले लाभ को आपस में बांटने के लिए वो सहमत होते हैं। यानी कि साझेदारी का प्राथमिक जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वो लाभ अर्जित करना होता है। ये ध्यान रखना, लाभ और हानि दोनों हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य की अगर हम बात करें तो लाभ अर्जित करना ही उद्देश्य रहता है, कोई भी हानि उठाने के लिए व्यवसाय नहीं करता है। अब हम डेफिनेशन अगली पढ़ते हैं। एच.एल. हेने के अनुसार, डेफिनेशंस भी स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको पता होनी चाहिए डेफिनेशंस। एच.एल. हेनी के अनुसार साझेदारी उन लोगों के बीच का संबंध है जो अनुबंध के लिए सर्वदा योग्य हैं तथा जिन्होंने निजी लाभ के लिए आपस में मिलकर एक वैधानिक व्यापार करने का समझौता किया है। हेनी क्या बोलता है कि साझेदारी उन लोगों के बीच का संबंध है जो अनुबंध के लिए सर्वदा योग्य हैं, यानी अनुबंध करने में जिनमें कॉन्टैक्ट करने की कैपेबिलिटी है। जो अनुबंध अधिनियम 1872 है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें एक अनुबंध करने की योग्यता कि वयस्क होना चाहिए, पागल व्यक्ति नहीं होना चाहिए, है ना। इस टाइप की जो योग्यता है वो व्यक्ति उनमें होनी चाहिए जो साझेदारी कर रहे हैं, और उन्होंने अपने निजी लाभ को आपस में मिलकर एक वैधानिक व्यापार करने का समझौता करते हैं। तो इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? साझेदारी बोलते हैं, हेनी के अनुसार। ये हेने होगा या हेनी एक ही बात है। साझेदारी की विशेषताएं या लक्षण। अब हम साझेदारी की विशेषताएं या लक्षण के बारे में बात करें तो कौन कौन सी विशेषताएं होती है। चलिए सबसे पहले स्थापना की बात करते हैं। तो साझेदारी की स्थापना भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा हुई, और यह अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 से प्रभावी हुआ है। इसका जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा? लाभ कमाना उद्देश्य होगा। तीसरा, व्यापार जो होगा वो कैसा होगा? वैधानिक व्यापार होगा, यानी कि अवैध व्यापार या 2 नंबर का कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। न्यूनतम 2 सदस्य होने चाहिए। कम से कम सदस्य इसमें कितने होंगे? 2 सदस्य होंगे। और अधिकतम सदस्य यहाँ पर कितने होंगे? 50 होंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर जो अधिकतम सदस्य की सीमा दी गई है वो भी आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर दी गई है। दोस्तों, अधिकतम सदस्यों की सीमा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में नहीं दी गई है। अच्छा, तो कहाँ दी गई है? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि साझेदारी में अधिकतम सदस्य संख्या की सीमा बताई गई है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 भी दे देंगे आपको, है ना, और भी 2-3 एक्ट के नाम आपको दे देंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी दे देंगे, इसके अलावा कंपनी एक्ट 2013 दे देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो साझेदारों की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 50, वो 50 की जो सीमा निर्धारित की गई है वो कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर की गई है। ठीक है, साझेदारी में अधिकतम सदस्य संख्या का उल्लेख साझेदारी अधिनियम 1932 में नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 में साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 की गई थी, लेकिन कंपनी नियम 2014 के तहत इसे घटाकर 50 तक सीमित कर दिया गया। मुख्य रूप से जब मूलतः ये अधिनियम बना था उस टाइम पर अधिकतम सदस्य संख्या 100 थी, लेकिन बाद में कंपनी नियम 2014 लागू हुआ और उसमें इसे घटाकर कितना कर दिया है? 50 कर दिया गया। अधिकतम सदस्य संख्या की सीमा किस पर लागू नहीं होती? हाँ, इसका अपवाद भी है। ये कोई सीए की फर्म है, चार्टेड अकाउंटेंट की फर्म है, कंपनी सचिव की फर्म है, लागत लेखाकार की फर्म है तथा वकील की फर्म है, तो उस पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, जो प्रोफेशनल व्यक्तियों की फर्म होती है उस पर ये 50 की लिमिट नहीं है, उस पर ज़्यादा मेंबर भी हो सकते हैं, लेकिन उनको छोड़कर बाकी जितने भी मेंबर्स होंगे वहाँ पर इसकी लिमिट 50 निर्धारित की गई है। साझेदारों के दायित्व असीमित होते हैं, जोखिम का वहन होता है, जोखिम वहन करते हैं, आपसी निर्णय व नियंत्रण रहता है, निरंतरता की कमी पाई जाती है, साझेदारों के मध्य एजेंसी का संबंध पाया जाता है और लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है। ये सारी क्या है? इनकी विशेषताएं हैं। अब हम बात करते हैं साझेदारी के गुण या लाभ। स्थापना व समापन सरल होता है, इसमें भी संतुलित निर्णय रहता है क्योंकि मिलजुल के निर्णय लेते हैं। पंजीकरण अनिवार्य नहीं है इसका।
अधिक कोष यानी कैपिटल हम लोग इकट्ठी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा 50 मेंबर होंगे तो कैपिटल थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से जोखिम का बंटवारा भी किया जा सकता है और गोपनीयता बनी रहती है, क्योंकि पार्टनरशिप की भी बुक्स जो होती है उसे हमें पब्लिश करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसके दोष के बारे में बात करें कि साझेदारी के दोष या कमियां या हानियां क्या है, तो सबसे पहली कमी यह है कि इसका असीमित दायित्व होता है। साझेदारी का दायित्व कैसा होगा? असीमित होगा। दोस्तों, असीमित दायित्व का मतलब क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। असीमित दायित्व का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय, लेखा शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि व्यवसाय अलग है और उसका मालिक अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं, तो सामान्यतः ऐसा देखा गया है, जैसे कंपनी होती है तो जो मेंबर्स जितनी कैपिटल लगाते हैं उनकी लायबिलिटी उतनी ही होती है। लेकिन साझेदारी में ऐसा नहीं है। अगर जितने पार्टनर ने कैपिटल लगाई है और बिजनेस अब बंद हो गया और लायबिलिटीज़ और ज़्यादा है, बिजनेस की सारी प्रॉपर्टी सेल हो गई, फिर भी लायबिलिटीज़ का रिपेमेंट नहीं हो पाया, लोग पैसा मांगते हैं, तो ऐसी स्थिति में पार्टनर्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच कर भी उन दायित्वों का भुगतान करेंगे। इसे हम बोलते हैं असीमित दायित्व। दूसरी कमी है सीमित साधन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 50 मेंबर हो सकते हैं, तो 50 मेंबर से भी हम ज़्यादा कैपिटल इकट्ठी नहीं कर सकते। वो बड़े लेवल पर अगर हम बिजनेस करना चाहें तो इससे संभव नहीं है। परस्पर विरोध की संभावना, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति हैं, सबकी सोच अलग होती है, तो आपस में विरोध या मतभेद की संभावना होती है। निरंतरता की इसमें भी कमी रहती है, क्योंकि जब मतभेद हो जाता है या पार्टनर्स की डेथ हो गई, किसी भी परिस्थिति में इसको बंद किया जा सकता है। जनसाधारण के विश्वास की कमी होती है, क्योंकि इसकी लेखा पुस्तकें पब्लिक तक नहीं पहुंचती है, तो लोग इस पर विश्वास कम करते हैं या नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा साझेदारों के प्रकार, वो हम लोग लेंगे अगले वीडियो के अंदर। आज की क्लास में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी कॉमर्स की वैकेंसी आने वाली है फर्स्ट ग्रेड 2021। मुख्य उद्देश्य मेरा फर्स्ट ग्रेड 2021 की ही तैयारी करना है। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो साथ साथ तैयारी करेंगे। एक ग्रुप डिस्कशन है, एक तरह से आप यूँ समझ लें कि आप हम सब मिलके साथ में पढ़ाई कर रहे हैं। तो 2021 का जो एग्ज़ाम है हमें क्रैक करना है और अच्छी रैंक के साथ इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। दोस्तों, इसके साथ सब्जेक्ट हम कवर कर लेंगे, लेकिन आपको फर्स्ट पेपर और साइकोलॉजी ये भी अपने लेवल पर उसको कंप्लीट करिएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर और साइकोलॉजी भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि इसका मैं भुगतभोगी हूँ। 2018 की जो वैकेंसी है इसमें मैं कोई ज़्यादा मार्क्स से नहीं रहा हूँ, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कि मेरा फर्स्ट पेपर और साइकोलॉजी बिल्कुल नील है। तो उसकी प्रिपरेशन भी आपको भी करनी है और मैं भी उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका हूँ। तो कुल मिला के अपन को अब स्कूल लेक्चरर बनना है, आपको भी और मुझे भी। तो हम सब मिलकर तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, ठीक है? तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फर्स्ट ग्रेड भी है इसमें, जूनियर अकाउंटेंट के लिए, AVNL JVNL की जो अकाउंटेंट की भर्ती आने वाली है, लेखाधिकारी, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जी, कॉमर्स असिस्टेंट जो प्रोफेसर की अभी वैकेंसी निकली है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो बिजनेस एडमिन के जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा वीडियो। इसके अलावा जो नेट JRF जो देने वाले हैं स्कूल लेक्चरर, सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप अभी सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।